देखो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में 14 जुलाई 1789 तब स्टार्ट हुई थी। वैसे मैंने कल बता दिया था आपको जब नेक्स्ट उसमें लगी थी पीरियड तब। तो इसमें देखो मेन इस उस समय जो लुई 16वां क्या था, शासक था, सम्राट था। ठीक है, शासक या सम्राट कहाँ का था? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का सम्राट था। और मेन था कि भाई इसकी जो कम आयु में 20 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, ये बाकी राजा हो गया था, राजा बन गया था ये सम्राट। ठीक है ना। और उसी समय अमेरिका के कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश। उपनिवेशों को क्या किया था इसने? स्वतंत्र करवाया था। ठीक है ना। 13 उपनिवेशों को क्या करवाया था? स्वतंत्र करवाया था। और उसके स्वतंत्रता के चक्कर में फ्रांस को कितने का कर्जा हो गया था? सर कौन सा सेक्शन है ये? देखो बेटा के फ्रांस को क्या हो गया था? 10 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया था, जिसके वजह से फ्रांस की जो स्थिति थी दयनीय हो गई थी। मतलब देश के अंदर जो है गरीबी और भूखमरी। गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से परिपूर्ण जो जनता थी फ्रांस की जनता, उसने क्या किया? विरोध किया सम्राट का। ठीक है, किसका विरोध किया? सम्राट का। और उसी समय स्टेट बुलाई गई। उस समय 3 स्टेट थी, तीनों स्टेटों को क्या किया गया? बुलाया गया। उसमें जैसे पहले था पादरी वर्ग, कल बताया गया था, आपको याद होगा। ठीक है ना। पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन, और तीसरा आम जनता। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं। सभी प्रकार के लोग शामिल थे। ठीक है, आम जनता, जिसमें मजदूर आ लिए। ठीक है, पढ़े लिखे शिक्षक वर्ग आ लिया, वकील आ लिए, जो भी हैं। ठीक है, वो सब इसमें। तो इसके जो थे 600 व्यक्ति थे इसके सदस्य, इनके 300 थे। ठीक है, मगर इनका मत जो था सभी का एक लिया गया। इसकी वजह से ये जो लोग थे ये क्या हो गए? आम जनता छूट हो गई सम्राट से। और सम्राट से नाराज होने के कारण इन्होंने जो है क्या की? क्रांति का आह्वान किया। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांति स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो। जीने का संघर्ष, जो फ्रांसीसी समाज था, फ्रांसीसी समाज। ठीक है, उसकी जो जनसंख्या थी 1715 के अंदर जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? वो थी 2.300। ठीक है, मगर 1789 तक आते आते जो है ये जनसंख्या कितनी होगी? 2.8 करोड़। कितने करोड़ बढ़ गई?
इसमें कितनी बढ़ी है? 5 करोड़ जनसंख्या क्या हो चुकी थी? इंक्रीज हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए भी व्यवस्था भी अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो जीवन निर्वाह के लिए समाज के अंदर, ठीक है, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उनके लिए रोजगार, ठीक है, भोजन, सुख सुविधाएं, ये सब किसको देखना पड़ता है? सम्राट को, क्योंकि जो शासन में होगा उसी को देखना पड़ेगा। तो उस समय शासन में कौन था? सम्राट, ठीक है, लुई 16 इस समय, ठीक है। तो उसको देखना था भाई कि जनता के अंदर किस चीज़ की कमी आ रही है, इसको किस प्रकार दूर किया जाएगा। मगर उसने जनता की ओर ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ किसकी ओर ध्यान दिया? अपने ऐश और आराम की ओर, ठीक है। ऐश और आराम के चक्कर में महल के शान और शौकत में उसने काफ़ी धन जो है खर्च कर दिया। दूसरा, उसके जो कर्मचारी थे, जैसे मंत्रिमंडल जो था उसका, वो भी क्या था कि भी देख लिया कि सम्राट जो है निर्कुंश है, ठीक है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो हमारे विरुद्ध कोई भी बोल नहीं सकता। तो उन्होंने भी अपनी मनमर्जी स्टार्ट कर दी, जनता का जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शोषण करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या होगी? हर चीज़ के अंदर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी थी और जनसंख्या बढ़ने के कारण हर वस्तु क्या हो चुकी थी? महंगी हो चुकी, ठीक है। और जब महंगी होंगी तो महंगाई होगी, ठीक है, महंगाई होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वो कितनी होती हुई? बात करें मूलभूत, मनुष्य की होती हुई मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती है बेटा? 3 होती है। वैसे कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं। और इन्हीं के अंदर क्या होगी? महंगाई होगी। तो जनता जो है किसकी शिकार होगी? भूखमरी और बेरोजगारी की, ठीक है, गरीबी की शिकार होगी, ठीक है। इसने सम्राट ने लुई 16 जो था उसने इनके ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, ठीक है, और उन्होंने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही महंगाई बढ़ी तो जो रोटी थी वहाँ बोलते थे पाव रोटी। क्या बोलते थे? पाव रोटी, ठीक है। इसकी कीमत में भी वृद्धि होगी, ठीक है, पाव रोटी। जैसे अपने यहाँ अनाज है, वहाँ क्या खाने के लिए जो है पाव रोटी बोलते थे। तो इस पाव रोटी की कीमत क्या होगी? बढ़ गई, जिससे जनता भूखमरी की शिकार होगी। दूसरा, कर जो है उस समय बढ़ाया गया जब क्या पड़ गया था? अकाल। क्या पड़ गया था? अकाल विराज, जिसके कारण फसल जो है नष्ट हो गई, ठीक है। और फसल नष्ट होने के कारण आम जनता जो है वे कर नहीं चुका पाती थी, ठीक है। जनता चाहती थी कि भाई हमारे कर जो है समाप्त करे, ऊपर से सम्राट जो है हमारी कुछ सहायता करे। मगर सम्राट ने क्या कर को माफ़ करने की बजाय वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो आम जनता जो है वो इससे विपरीत हो गई, ठीक है। और फ्रांस में काफ़ी जीविका संबंधी संकट जो है उत्पन्न होने लगी। देखो बेटा, सबसे पहले जीविका संकट। जीविका संकट क्या होता है? ऐसी स्थिति मनुष्य की, मतलब ऐसी स्थिति जिसके अंदर उसके पास जो भी कुछ है संसाधन के रूप में जो उपयोग करता है वो व्यक्ति, वो सब किस में हो? खतरे के अंदर, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जीविका संकट। मान लो हमारे पास भूमि है मगर अपनी खुद की नहीं है, क्या करें? दूसरे से लेकर के बा रहे हैं और उसमें बाय हम फसल हमारी जो है किसी भी कारण अकालवश क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो हमारा जीविका का साधन क्या था? वो भूमि थी, ठीक है। हमने उसको किराए पे ली थी और वो ना तो हमने किराया चुका पाए, साथ में हमारी फसल और नष्ट हो गई, तो हमें क्या हो गया? कर्जा, ठीक है। तो वो कहलाता है जीविका संकट। क्या कहलाया वो? जीविका संकट। उसके बाद अनाम। अनाम क्या होता है? जिसका नाम ही मालूम नहीं हो, मतलब बेनाम, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, बेनाम का जो व्यक्ति होता है वो अनाम कहलाया, ठीक है। जहाँ इसके अंदर जो है किसी का कोई नाम नहीं दिया गया। तो ये थे मेन। अब आगे देखो,
उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। कल्पना क्या होती है बेटा? कल्पना होती है जैसे अपनी सोच, ठीक है, कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ सोचें, ठीक है, कि काश हमारे पास ये सब होता, ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे, या जैसे आपके पेरेंट्स भी सोचते होंगे, ठीक है, कि हमारी जो स्थिति है अच्छी हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी जो सुख सुविधाएं हैं मेरे को अच्छी सी मिले, ठीक है, समाज में मेरा जो है स्तर जो है ऊंचा हो सके, ठीक है, सर उठा के जी सकूँ, मेरे को किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। तो ये सब क्या होती है? कल्पना, ठीक है। सभी व्यक्तियों की अपनी खुद की इच्छा होती है। तो उभरते मध्यम वर्ग कौन सा होता है? जैसे समाज को ना 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला पूंजीपति, किसमें बांट दिया? पूंजीपति। इसमें क्या होता है? अमीर वर्ग, ठीक है। उसके बाद एक होता है निम्न वर्ग, इसमें होते हैं गरीब, ठीक है, गरीब वर्ग। और जो बीच का बच गया, ना अधिक पूंजी और ना ही अधिक गरीबी, वो बीच का होता है मध्यम वर्ग, ठीक है। वो कौन सा होता है? मध्यम वर्ग। अब ये जो है ना तो इनके पास अधिक पूंजी और ना ही इनके पास गरीबी है, ठीक है। तो इसके जो युवा वर्ग थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो थे, उन्होंने इसकी कल्पना की कि भाई फ्रांसीसी जो समाज है उसके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए, ठीक है। जो अधिकार है वो जनता के पास आने चाहिए, आम जनता के पास, क्योंकि सभी कार्य कौन करेंगे? आम जनता। तो इन्होंने इस वर्ग को उठाने के लिए, ठीक है, अथक प्रयास किए। अपने हाथों में जो है व्यापार व्यवस्था इनको ली, ठीक है, व्यापार वगैरह करने लगे। ये जो वर्ग थे कुछ एक जैसे पढ़े लिखे विद्वान होने के कारण जैसे वकील थे, ठीक है, दूसरे व्यापारी थे, और ये चाहते थे कि भी समाज में जो हर व्यक्ति है उसको अपना एक अधिकार मिले, ठीक है। राजशाही जो शासन व्यवस्था है उसका अंत हो, ठीक है। उनके जो शासन व्यवस्था है, निर्कुंज जो शासन है उसका अंत हो, ठीक है। उसके अधिकारों का क्या हो? खंडन हो। इसी के ऊपर रूसो जो था, एक दार्शनिक हुआ है, ठीक है, रूसो, महान विचारक, इसने कहा था अपनी जो पुस्तक थी उसके अंदर मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक इसने एक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, जिसमें इसने जो शासन व्यवस्था को 3 रूपों में बांटा था: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसने शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। और शासन जो है सुचारू रूप से चल सके, इसमें जो व्यक्ति होते हैं विधायिका में, ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आज के युग की बात करें तो 5 वर्ष के लिए क्या चुने जाते हैं? जैसे लोकतंत्र शासन है हमारे देश में, तो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रत्याशी होते हैं वही तो जाके संसद में बैठते हैं, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, इनके अंदर जाकर के कौन बैठते हैं? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और उनका चुनाव हम कितने वर्ष के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए। तो ये लोग भाई संसद में बैठेंगे और संसद से जो है अपने नियम कानून जो समाज में लागू करने, व्यवस्थाएं लागू करनी, उनको ये लिखित रूप में इनके पास भेजेंगे। जैसे वहाँ से स्वीकार होने के बाद ये कार्यपालिका को सौंप देते हैं। अब कार्यपालिका में जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? वो जैसे 18 वर्ष से और 59 वर्ष, जैसे सरकारी महकमे में जो लगे कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है ना, वो किस में आते हैं? कार्यपालिका में। जैसे पुलिस प्रशासन है, ठीक है, शासन व्यवस्था के अंदर पुलिस जो प्रशासन है वो, तो ये उसको लागू करेगी, ठीक है। उसके बाद जनता, अगर ये नियम कानून इनके जनता को पसंद नहीं है, किसको मेन होती है? जनता, क्योंकि जो भी नियम कानून होते हैं कहाँ लागू होंगे? जनता पे। जनता को ये पसंद नहीं है तो किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका। और न्यायपालिका के पास जाएंगे तो न्यायपालिका इसको क्या करेगी? इनके पास वापस इस बिल को वापस करेगी।
ये इसमें संशोधन करेंगे, फिर से लागू करेंगे, जनता को अगर फिर पसंद नहीं आता तो फिर न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी उस नियम को। ठीक है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? दार्शनिक कौन था ये? रूसो। कौन सी बुक में? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में। ठीक है, तो ये थे। इसी में जो है अगला दे रखा है कि भी 13 जो उपनिवेशक हुए ब्रिटिश साम्राज्य से। वैसे मैंने ये स्टोरी आपको बता दी है। ब्रिटिश उपनिवेश कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है ना, उनको क्या करवाया था? उसी समय सम्राट ने स्वतंत्र कराया था। ठीक है, और वहाँ जैसे आज़ादी मिली इन 13 राष्ट्रों को, इससे इन्होंने वहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था? रूसो वाली शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? लागू कर दिया।